इंग्लिश में थे उन्हें मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करा है। तो जो भी लोग हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन बीच में कोई पढ़ते समय बीच में कोई एरर लगता है, कोई गलती लगती है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं बाकियों के लिए उसे अपडेट कर दूंगा नोट्स में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। और जैसे कि मैंने कहा था, सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो हमारी इसी में कवर होंगी। जैसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं, देन कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कौन कौन से हमारे पास हैं, कौन कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट हमारा उपस्थित होता है, किस किस खाने में कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, यानी कार्बोहाइड्रेट के कार्य। वैसे तो जनरल फंक्शन आप लोगों को कल मैंने बताया था। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? एनर्जी। एनर्जी हाँ जी, एनर्जी एनर्जी। देना। हाँ जी, एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करना। लेकिन साथ में और भी बहुत सारे फंक्शन कार्बोहाइड्रेट करता है, जिनके ऊपर क्वेश्चन भी रिपीट हो चुके हैं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ सर, खत्म खत्म हो गया सर। ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग ही इसे बताओगे और थोड़ा और अच्छे से इसे कवर कर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट एक बार डाइजेस्ट हो गया तो फिर डाइजेस्ट होने के बाद कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है, यानी कि ब्लड में जाता है। तो ब्लड में जो जाने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन फिर पढ़ेंगे हम। और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन किस रेट से होता है, किस रेट का मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्लोली एब्जॉर्ब हो रहा है, ये बताता है हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट में, इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, एक हेडिंग छोड़ दी हमने, मेटाबॉलिज्म। तो आपने अगर थोड़ा सिलेबस पढ़ा होगा तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारी लास्ट यूनिट में है, लेकिन न्यूट्रिएंट के साथ साथ हम इसे यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो मेटाबॉलिज्म से क्या समझते हो आप लोग? कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, कोई जो बताएगा? केमिकल रिएक्शन होते हैं जो बॉडी हाँ में। बॉडी में हाँ चयापचय की प्रक्रिया जो होती है। हाँ, चय अपचय की प्रक्रिया, यानी कि चय का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म, अपचय यानी कि एनाबॉलिज्म। अब थोड़ा इजी वे में अगर हम इसे समझने का ट्राई करें, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में चले गया। तो ब्लड में चल के आगे वो कितने पार्ट में टूटेगा या फिर वो कुछ नई चीज बनाएगा, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस उसके साथ होगी। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट टूट के सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्रैब साइकिल्स आप लोगों ने सुना होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस तरह से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो टूटता है, उसकी जो केमिकल रिएक्शन टूटने की है वो इस तरीके से है। और कार्बोहाइड्रेट हमारा जुड़ के एक नई चीज भी बनाता है बॉडी में, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। तो ये जितनी भी चीजें किसी एक न्यूट्रिएंट के साथ हो रही हैं, जब वो हमारे ब्लड में आ गया है तो उसे हम मेटाबॉलिज्म में समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट एक बार अगर हमारे ब्लड में आ गया तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है, बॉडी उसको कैसे कैसे यूज करती है। तो ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा थोड़ा समझने वाला टॉपिक है इसमें। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में हम देखेंगे कि डेली कितनी कार्बोहाइड्रेट की हमें नीड होती है ऑन एन एवरेज। तो इंडिया में कौन फिक्स करता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस? आरटीए, जो आईसीएमआर के द्वारा होते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, आईसीएमआर। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट इंट्रोडक्शन। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन, यहाँ पे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन, लिपिड्स को फैट भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये एक तरह के बल्क न्यूट्रिएंट्स हैं और लगभग सभी फूड्स में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग क्वालिटीज में।
अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। इस पीडीएफ में शायद नहीं है, उसको ऐड करना रह गया है। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। H2ON, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो लास्ट में इसी फॉर्म में होगा। अब n की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप n की जगह पे जो मिनिमम n की वैल्यू है, वो मिनिमम n की वैल्यू स्टार्ट होती है 6 से। तो अगर आप n की जगह पे 6 लिखोगे तो C के नीचे तो 6 आ जाएगा। ये C, H और O सबको समझ में आ रहा है? CHO का मीनिंग क्या है? सर पूरा समझा दीजिए इसको प्लीज। ठीक है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा कुछ है। हाँ जी, तो C का मतलब है आपका कार्बन, H का मतलब है हाइड्रोजन और O का मतलब है ऑक्सीजन। अब ये इसका फॉर्मूला है। जो C के नीचे N लिखा हुआ है उसका मीनिंग है कि जो कार्बन के एटम कितने नंबर ऑफ एटम है, N नंबर्स ऑफ एटम है। अब N को हम 6 के बाद कोई भी संख्या दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, एक बार इसको थोड़ा और आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे n की जगह पे, लेट सपोज हम n की जगह पे 6 ले रहे हैं, और n की जो जनरल वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट में वो 6 ही होती है। यानी कि एक जनरल जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होगा उसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6 मॉलिक्यूल होंगे। उसके बाद n की वैल्यू हमने यहाँ पे 6 रखी है, तो हमने यहाँ पे भी 6 रखनी पड़ेगी। तो ये जो 6 है, O के नीचे तो 6 आ जाएगा, लेकिन H के नीचे पहले से 2 है, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ, तो H के साथ यहाँ पे 12 आ जाएगा, और O के साथ आपका फिर से 6 आ जाएगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला रहेगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन एक जैसे नंबर में रहेंगे और हाइड्रोजन उनके डबल नंबर में रहेगा। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे 6 की जगह पे आप 12 भी रख सकते हो। अगर आप 6 n की जगह पे 12 रखोगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फिर उस कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C12, आगे बताइए। H20, 24। 24 and 12 और O12। O12, वेरी गुड। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक और फॉर्मूला हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। अब C की जगह पे हम 100 भी रख सकते हैं, H की जगह पे फिर 200 आ जाएगा, और O की जगह पे भी 100 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। शायद जो आपका कोविड के बाद का जस्ट एग्जाम हुआ था उसमें जस्ट आपको मॉलिक्यूल दे दिए गए थे और आपको कार्बोहाइड्रेट का सही जो मॉलिक्यूल है वो बताना था। तो कार्बोहाइड्रेट में हमेशा ही इसी फॉर्मूले में रहेगा, CnH2O और ब्रैकेट के साथ N आ जाएगा। तो जो भी ऐसे कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली प्रेजेंट होगा आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके साथ साथ कार्बन। ये 3 जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन है आपका? सर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे कि सर एलिमेंट्स होगा सर? ये एलिमेंट्स बोलूंगा कि ऐसा? हाँ, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया, और ये कार्बन के एटम बोल सकते हैं हम। लेकिन जब 2 एटम जुड़ते हैं तो उसे हम, क्योंकि जनरली मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो एज अ होल आप इसे मॉलिक्यूल ही बोलोगे। सर ये C के साथ आपने N लगाया, फिर H2O के साथ ब्रैकेट में N लगाया, तो ये एक जी। साथ ही लिख सकते थे सर हम? CH2O के बाहर N कर सकते थे। CH2O के, हाँ, N हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अब ये H2O जो है उसको हमेशा अलग लिखा जाता है, ये बताने के लिए कि कार्बन की हाइड्रोलाइसिस हो रही है यहाँ पे। एंड H2O तो वाटर भी होता है ना सर? हाँ जी, इसीलिए H2O को अलग लिखा कि कार्बन का जितना मॉलिक्यूल रहेगा H2O के भी उतने ही मॉलिक्यूल रहेंगे, क्योंकि H और O मिला के हमारा वाटर बना देते हैं ना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कार्बन को अलग लिखा जाता है और H2O को अलग लिखा जाता है। बाकी वैसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। किस किस कितने तरह के हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
तो जो हमारा डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट ये टर्म बार बार आएगा, अभी यहाँ पे हिंदी में नहीं है लेकिन ये नोट्स सब आपके पास आएंगे तो हिंदी में भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी। डाइटरी कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट जो हमारे डाइट में इंक्लूड होना हाँ जी, होती है। कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे डाइट में इंक्लूड होता है, जिसका कुछ ना कुछ डाइटरी इंपॉर्टेंस है, जो हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए यूजफुल है, डाइट में जिसे हम इंक्लूड करते हैं वो है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। तो जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है फ्री सुगर्स। फ्री सुगर्स 2 तरीके के होते हैं, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट हैं, ये बहुत जगह आपको ओलिगोसैकेराइड भी लिखे हुए दिख जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला था फ्री सुगर, दूसरा था ओलिगोसैकेराइड और लास्ट में है आपका पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री सुगर्स। फ्री शुगर्स को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये थ्योरी पढ़ लेंगे। देखिए, किसी भी चीज की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी की सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारी सेल। वैसे ही हम कोई बिल्डिंग देखते हैं तो बिल्डिंग की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एक ब्रिक। तो उसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम फ्री शुगर्स कहते हैं। फ्री सुगर्स में सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड ही एक तरह से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। तो दीज आर द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपल कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसे आगे फर्दर हाइड्रोलाइज करके कुछ और नहीं बनाया जा सकता। भले ही इससे आप एनर्जी गेन कर सकते हो, लेकिन इसको आगे फिर से तोड़ के एक और कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाया जा सकता है। तो मोनोसैकेराइड बहुत तरीके के होते हैं, हेक्सोस होते हैं, पेंटोस होते हैं। हेक्सोस, पेंटोस, इनको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। हेक्सोस का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे। पेंटोस का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे। हेक्सोस का एग्जांपल तो हम सभी को पता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है C6H12O6। पेंटोस का एग्जांपल हेक्सोस में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और पेंटोस में 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। हेक्सोस का एग्जांपल तो हम सभी को पता है, ग्लूकोज। पेंटोस का एग्जांपल कौन देंगे? पेंटोस कभी सुना आप लोगों ने? पेंटोस शुगर। नो सर, मैंने तो नहीं। किसी और ने कभी नहीं सुना पेंटोस? आपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा कभी? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक, आरएनए, हाँ जी, आरएनए डीएनए के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे या फिर अभी शायद एनाटॉमी में आएगा आपका, तो आरएनए डीएनए में हमेशा प्रेजेंट होती है पेंटोस शुगर। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं आपके पेंटोस शुगर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो पेंटोस शुगर होगी। पेंटोस, अभी हम मोनोसैकेराइड पढ़ रहे हैं, तो मोनोसैकेराइड में मैंने आपको अभी 2 तरीके के मोनोसैकेराइड बताए, एक बताया हेक्सोस और एक बताया पेंटोस। 1 मिनट जस्ट। तो पेंटोस शुगर का कोई डाइटरी इंपॉर्टेंस है या नहीं है? होगा ना सर, आप जैसे बोल रहे हो डीएनए के लिए होगा। हाँ, लेकिन डाइट में इंपॉर्टेंस है क्या? डाइट में
नहीं होगा सर उसका तो। हाँ, डाइट में इंपॉर्टेंस पेंटोज शुगर का नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि डीएनए, आरएनए, इन सभी में हमारी पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, पेंटोज मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। अब जो हेक्सोज मोनोसेक्राइड है, हेक्सोज मोनोसेक्राइड यानी कि ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें कि 6 कार्बन प्रेजेंट है, उनका डाइटरी इंपॉर्टेंस होता है। कौन कौन यहाँ पे आ गया? यहाँ पे आपका आ गया ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। इन सभी का सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। जितनी भी अभी तक हमने यहाँ पे चीजें पढ़ी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, C6H12O6। तो फॉर्मूला सबका सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होने की वजह से इनका नाम अलग अलग है। ग्लूकोज अलग जगह पाया जाता है, गैलेक्टोज अलग जगह पाया जाता है। तो इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, और ये ग्रेप शुगर भी है। अब ये जो छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी आ जाता है कि ग्रेप शुगर किसे कहते हैं, कॉर्न शुगर किसे कहते हैं। तो ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर या फिर कॉर्न शुगर कहते हैं, क्योंकि ये आपके ग्रेप और कॉर्न में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ और स्वीट फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स, बेरीज, ऑरेंजेस, इनमें प्रेजेंट होता है। और कुछ एक वेजिटेबल्स में भी आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जैसे स्वीट कॉर्न और कैरोट्स। नेक्स्ट है, ये जो ग्लूकोज है ये एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का। डाइजेशन की डेफिनेशन कोई आप में से बताएगा? डाइजेशन हम किसे कहते हैं? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर जी सर, एब्जॉर्ब होने तक का बड़े प्रोसीजर होता है। बड़े सर भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में तोड़ना, यही सर पाचन ऐसा है। बोल सकते हैं सर, जैसे कोई भी भोजन जब एग्जाम्पल लिए, कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूटा, फिर रस, रक्त, मांस में सब अस्थि मज्जा में हुआ, तो वही हम बोलेंगे कि ये डाइजेशन हो गया। हाँ, ये आपने थोड़ा सा आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से समझा दिया। अभी जैसे आपने कहा, आप में से किसी ने कहा कि भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, तो जो कॉम्प्लेक्स है उसका सिंपल फॉर्म में टूटना, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म ही अभी हम पढ़ रहे हैं, मोनोसेक्राइड अभी हम पढ़ रहे हैं, तो मोनोसेक्राइड में जो ग्लूकोज है ये सबसे फाइनल प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का। चाहे कोई पॉलीसेक्राइड है, चाहे कोई डाइसेक्राइड है, लास्ट में वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज ही बनाता है। ग्लूकोज सबसे फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी में किसी भी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का। इसके अलावा यही ग्लूकोज हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है, और हमारी बॉडी बस इसी फॉर्म को यूज कर सकती है। इसीलिए ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर इसे हम क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे ब्लड में यही शुगर प्रेजेंट रहती है। आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट अगर खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, उसमें कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वो लास्ट में ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज फिर हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है। हमारी बॉडी बस ग्लूकोज को ही यूज कर सकती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है हमारा फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है, यानी कि ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके कार्बोहाइड्रेट की। फ्रक्टोज पाया जाता है आपका हनी में, और जितने भी आपके पके हुए फल रहते हैं उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज को हम कहते हैं आपकी फ्रूट शुगर। जैसे अभी हमने देखा, ग्लूकोज को जस्ट ग्रेप और कॉर्न शुगर कहा था, ब्लड शुगर कहा था। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्योंकि मोस्टली सारे फ्रूट्स में हमारा फ्रक्टोज ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगला आता है हमारा गैलेक्टोज। अब ये जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज आपकी दूध में प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए गैलेक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये जो गैलेक्टोज है ये हमारी बॉडी गैलेक्टोज और फ्रक्टोज इनको फिर से कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, और हमारी बॉडी बस ग्लूकोज को ही यूज करेगी। तो ये था मोनोसेक्राइड। अब ये जो मोनोसेक्राइड है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है,
जब दो मोनोसेक्राइड मिलके कोई एक तीसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसे हम कहते हैं डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड क्या हो गया? डाइसेक्राइड आपका ऐसा कार्बोहाइड्रेट हो गया जो कि दो मोनोसेक्राइड से मिलके बना हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज, नेक्स्ट हो गया लैक्टोज, और उसके बाद हो गया माल्टोज। इनसे आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सुक्रोज दो मोनोसेक्राइड से मिलके बना हुआ होता है, तो कौन कौन से मोनोसेक्राइड से मिलके आपका सुक्रोज बना होगा? तो सबसे पहले अगर हम सुक्रोज की बात करें तो जो सुक्रोज है वो मिलके बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। और जो हमारी टेबल शुगर है, यानी कि जो हम घर में चीनी खाते हैं, वो चीनी में यही सुक्रोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका लैक्टोज और मिल्क शुगर। इससे पहले हमने मिल्क शुगर कहा था गैलेक्टोज को, तो लैक्टोज को हम मिल्क शुगर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लैक्टोज आपके दूध में प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके ये लैक्टोज बना होता है। तो लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड है जो दो मोनोसेक्राइड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से दो मोनोसेक्राइड? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब ये जो लैक्टोज है ये हमें प्लांट से नहीं मिलता है, ये प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। जो भी एनिमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, फीडिंग जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी में ये लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है माल्टोज। अब ये जो माल्टोज है, माल्टोज दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलके बना होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा सुक्रोज मिलके बना था ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, लैक्टोज बना था ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, वैसे ही जो माल्टोज है ये बना होता है दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। इसमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही होते हैं। ये माल्टोज नेचर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जब हम बड़े पॉलीसेक्राइड को तोड़ते हैं, जब बड़े पॉलीसेक्राइड का डाइजेशन होता है, जब वो छोटे उसमें टूटना शुरू होता है, तो जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो आपका पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड टूटेगा तो लास्ट में क्या बनेगा? ग्लूकोज। हाँ जी, ग्लूकोज। वेरी गुड, लास्ट में ग्लूकोज बनेगा। तो पॉलीसेक्राइड जब टूटता है तो लास्ट में ग्लूकोज बनता है, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है और वो इंटरमीडिएट स्टेज में बनता है आपका माल्टोज। तो जब भी हमारी जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड का डाइजेशन स्टार्ट करेगी, तो सबसे पहले पॉलीसेक्राइड को तोड़ेगी माल्टोज में और माल्टोज हमारा टूटेगा ग्लूकोज में। पॉलीसेक्राइड कौन से स्पेशली पॉलीसेक्राइड की हम बात कर रहे हैं? स्टार्च की। या फिर एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि फर्मेंटेड फूड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो फर्मेंटेड का मतलब समझते हो आप लोग? फर्मेंटेड का मतलब जैसे आपकी दही बनती है या फिर यीस्ट वगैरह से ब्रेड वगैरह बनता है, तो इडली वगैरह सर, जो खमीर से। हाँ जी, तो वहां पे क्या है, वो जो बैक्टीरिया वगैरह है वो कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन कर देते हैं, थोड़ा बहुत डाइजेशन कर देते हैं। तो जो आपका फूड आइटम था, जैसे फॉर एग्जांपल जिसका भी आपने फर्मेंटेशन किया, उसमें सबसे पहले स्टार्च प्रेजेंट होगा। तो जब बैक्टीरिया वगैरह उसको फर्मेंट करके, किण्वन इसको हिंदी में हम कहते हैं, तो बैक्टीरिया उसका किण्वन करके जब उसको तोड़ेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो उसमें माल्टोज प्रेजेंट होता है। ऐसे नॉर्मली नेचर में माल्टोज बहुत कम प्रेजेंट होता है। समझ आया? सर किण्वन प्रक्रिया जो बताएं फिर से बता देंगे सर। एक बार और बताइए तो इसी को। किण्वन प्रक्रिया हम कहते हैं कोई भी अगर फूड आइटम है, जब हम बैक्टीरिया के थ्रू उसको डाइजेस्ट करवाते हैं। जैसे आपका दही बनता है, दही कैसे बनता है? दूध को हल्का बहुत डाइजेस्ट करवाया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया की उसमें ग्रोथ होती है और बैक्टीरिया उसको आधा अधूरा डाइजेस्ट कर देते हैं। या फिर जैसे आपका सांभर बनता है, फर्मेंटेड जो आपका सांभर बनता है, या फिर फॉरेन में ये ड्रिंक्स ज़्यादा चलती हैं जैसे कोम्बुचा, केफिर, इनको क्या किया जाता है, या फिर जैसे आपकी अल्कोहल बनती है, तो अल्कोहल कैसे बनती है? बहुत टाइम तक आपका जो ग्रेन है, जैसे गेहूं है या फिर कुछ और है, उसको बैक्टीरिया से विघटित करवाया जाता है। तो जब गेहूं में जो पॉलीसेक्राइड स्टार्च है, वो स्टार्च सबसे पहले टूटता है माल्टोज में, और उसी फर्मेंटेड फूड में आपका माल्टोज प्रेजेंट होगा। तो कौन कौन सा
किस जगह प्रेजेंट होगा ये आपको ध्यान रखना है, और किसको हम किस शुगर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, वो है फ्रक्टोज। आपने ये भी पढ़ा होगा, जो ह्यूमन स्पर्म्स होते हैं उनके पास भी अपना एक एनर्जी का सोर्स होता है, ताकि वो जो ओवम है वहां तक जा सके, वहां तक ट्रेवल कर सके। तो उनके अंदर जो एनर्जी का सोर्स होता है वो फ्रक्टोज ही होता है। तो स्पर्म्स के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होगी वो फ्रक्टोज शुगर ही होती है। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा ये जो आपका डाइसेक्राइड है इसमें 2 मॉलिक्यूल रहते हैं। सिमिलरली पॉलीसेक्राइड में 100, 200, 300 बहुत सारे मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड के रहते हैं। सबसे जो मेन पॉलीसेक्राइड है वो है हमारा स्टार्च। स्टार्च मेनली आपका पाया जाता है जो आपके सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, यानी कि अनाज में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। और स्टार्च जो है वो हमारी जो डाइट है उसका सबसे मेजर कार्बोहाइड्रेट है। आपने देखा होगा हम गेहूं ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं, लेकिन सिंपल शुगर हम बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हमारी डाइट का जो मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट में वो यही स्टार्च है। स्टार्च 2 तरह के पॉलीसेक्राइड से मिलके बना होता है, यानी कि स्टार्च जो है उसके अंदर 2 पॉलीसेक्राइड और प्रेजेंट होते हैं, एक है अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। इनका भी आपको नाम याद रखना है। ओके, 1 मिनट जस्ट। सर ये भी फिर से रिपीट कीजिएगा प्लीज। पॉलीसेक्राइड। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसे। जो स्टार्च है वो सबसे मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है हमारी डाइट में, यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा वो है स्टार्च। स्टार्च 2 पॉलीसेक्राइड से मिलके बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया जो पॉलीसेक्राइड हैं उनमें बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्च के अंदर 2 पॉलीसेक्राइड होते हैं, एक का नाम है एमाइलोज, इसमें भी 100-200 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होंगे। दूसरा है अमाइलोपेक्टिन, इसमें भी 100-200 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होंगे। ये दोनों मिलके एक तीसरा पॉलीसेक्राइड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टार्च। समझ आया? यस कोई क्वेश्चन है आपका? सर, मतलब एमाइलोज और क्या एक और नाम बताया? एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। ये तीसरा मतलब ये दोनों मिलके तीसरा बनाते हैं, उसका ये नाम दोनों क्या था? स्टार्च बनाएंगे। स्टार्च, स्टार्च इन दोनों से मिलके बना हुआ होता है, बना रहता है। सर आपने बताया ना सर, माइलोज और इमाइलो मिलकर दोनों बनाते, तीसरा नाम क्या बताएं सर? स्टार्च, स्टार्च अभी हम जो स्टार्च पढ़ रहे हैं ना, तो स्टार्च इन दोनों से बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना होता है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च का भी डाइजेशन होगा तो लास्ट में आपका बनेगा ग्लूकोज। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, यहीं पे उस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ये फ्रक्टोज है और ये गैलेक्टोज है। फ्रक्टोज यानी कि फ्रूट शुगर। तो जो हम फल खाते हैं तो लास्ट में वो मिलके उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। तो ये जो फ्रक्टोज है ये खुद ही एक मोनोसेक्राइड है। तो हमारी बॉडी कैसे इसे यूज करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी तो बस ग्लूकोज को यूज कर सकती है, तो फ्रक्टोज को बॉडी कैसे यूज करेगी, या फिर गैलेक्टोज को हमारी बॉडी कैसे यूज करेगी? सर ये भी ग्लूकोज में ही हो जाएगा ना? आगे कन्वर्ट होंगे ना ये ग्लूकोज में, आपने बोला। हाँ, ये जो दोनों हैं ये ग्लूकोज में टूट नहीं सकते, क्योंकि ये पहले ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जो हमारा लीवर है वो कन्वर्ट करता है इन दोनों को ग्लूकोज में, तब हमारी बॉडी इनको यूज करने लायक होती है। तो ये था मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। बीच में एक चीज छूट गई है, ये है हमारा शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट जिसे हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड में आपका 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होंगे।
उसके बाद पॉलीसेकेराइड में 100 से ज्यादा कितने भी मोनोसेकेराइड आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोर्सेस के बारे में। तो सोर्सेस जो ये कार्बोहाइड्रेट के हैं, यहाँ पे इस टेबल में आपको सोर्सेस दिए हुए हैं। जैसे जो आपका ग्लूकोज है उसका मेन सोर्स है आपका फ्रूट्स और हनी। फ्रक्टोज का भी मेन सोर्स आपका है फ्रूट्स और हनी। गैलेक्टोज का ध्यान रखना है, गैलेक्टोज का बहुत बार पेपर में आ जाता है। गैलेक्टोज बस आपको मिल्क से ही मिलता है, कहीं और से नहीं मिलता। वो भी मिल्क से कैसे मिलेगा, मिल्क में प्रेजेंट होती है लैक्टोज जो टूटती है गैलेक्टोज और आपके ग्लूकोज में। नेक्स्ट है ये सुक्रोज को भी ध्यान रखना है। सुक्रोज प्रेजेंट होता है केन, गन्ने में, बीट शुगर और मोलेसेस। ये जो बीट शुगर है, जो आपका बीट रूट है यानी कि चुकंदर वगैरह में भी सुक्रोज प्रेजेंट होगा। लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में और मिल्क प्रोडक्ट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। माल्टोज प्रेजेंट होता है जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जो 2-3 चीजें हैं जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड में आपका 2 तरह का स्टार्च होता है। एक स्टार्च होता है डाइजेस्टेबल स्टार्च और एक स्टार्च होता है रेजिस्टेंस स्टार्च। अब ये डाइजेस्टेबल स्टार्च क्या होता है, रेजिस्टेंस स्टार्च क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे जब आगे हम डाइजेशन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस। तो कार्बोहाइड्रेट के जो मेन फंक्शंस हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला फंक्शन है सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी को जो भी एनर्जी प्रोवाइड हमारी बॉडी को हम कर रहे हैं फूड से, वो सारी की सारी एनर्जी मिल रही है कार्बोहाइड्रेट से। और ये जो इसकी जो न्यूट्रिटिव या फिर कैलोरीफिक वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ये होती है कि कोई भी न्यूट्रिएंट है उसके 1 ग्राम से कितनी कैलोरीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई, हमारी बॉडी ने कितनी कैलोरीज एनर्जी को प्रोड्यूस किया, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरी टर्म से हर कोई परिचित है, कैलोरीज किसे कहते हैं हम। सर ये एनर्जी जो हमारे बॉडी को मिलती है किसी भी फूड से या जो भी चीजें, वो उसकी एक क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजरमेंट करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। एनर्जी के मेजरमेंट की क्वांटिटी है। जैसे आपका किलोमीटर होता है तो किलोमीटर से हम डिस्टेंस नापते हैं। इसके अलावा आपका किलोग्राम है, किलोग्राम, ग्राम, इससे हम किसी चीज का वेट नापते हैं। वैसे ही जो कैलोरी है, कैलोरी से हम एनर्जी को नापते हैं कि कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी किसी चीज में है, वो हम कैलोरीज से नापते हैं। अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू की, किसी चीज के 1 ग्राम से कितनी एनर्जी निकल रही है, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे आपका किलोमीटर में 1000 ग्राम होते हैं, आपके किलोग्राम में भी 1000 ग्राम होंगे, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। किलो कैलोरी और कैलोरीज दोनों एक ही चीज है। कैलोरीज को ही कहीं कहीं पे किलो कैलोरीज लिखा जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी। नेक्स्ट है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन का मतलब ये है कि अगर हम अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली नहीं देते हैं, बॉडी को अगर
प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते हैं एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं तो हमारी बॉडी फिर प्रोटीन को यूज करने लगती है एनर्जी के लिए, प्रोटीन को ही जला के फिर एनर्जी बनाने लगती है हमारी बॉडी। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है वो भी सुरक्षित बचा हुआ है, तो इसलिए ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक फंक्शन हो गया, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अब हमने ये भी पढ़ा है कि फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, तो फैट से जब हमें एनर्जी मिलती है तो फैट से थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। फैट से जब हमें एनर्जी मिलती है, और थोड़ा सा इसे और बेसिक से लेके हम चलते हैं, हमारी बॉडी किसी भी चीज से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो जैसे आपके घर में गैस लगा हुआ है ना, आपके घर में एलपीजी या फिर जो भी आप यूज करते हो, वहां पे क्या होता है, एक आपका फ्यूल है, फ्यूल, और दूसरा एयर। फ्यूल हमेशा एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसी भी चीज को आप जलाते हो तो वो चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करती है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में भी होता है, इसीलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब कैसे कार्बोहाइड्रेट जलता है वो पूरी रिएक्शन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ही जो फैट है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उसको भी जला के हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी बनाती है। लेकिन जो फैट है उसके ऑक्सीडेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। जैसे जो आपका फैट है, फैट का जब जलना फैट हमारी बॉडी में स्टार्ट होता है, या फिर फैट से जब हमारी बॉडी एनर्जी प्राप्त करना शुरू करती है, फैट को जब जलाना स्टार्ट करती है बॉडी, तो फैट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसको रिएक्ट करने के लिए चाहिए आपका ऑक्सो एसिटिक एसिड। एक मिनट, ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसको एनर्जी को बनाने के लिए इसको रिएक्ट करना होता है ऑक्सो एसिटिक एसिड से। फिर ये ऑक्सो एसिटिक एसिड है, ये ऑक्सो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये आगे जाके आपका एनर्जी बनाता है। एनर्जी को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा ऑक्सो एसिटिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो ये ऑक्सो एसिटिक एसिड हमारी बॉडी में नहीं बन पाएगा, और उसकी वजह से एसिटाइल कोएंजाइम ए बॉडी में ज्यादा अमाउंट में जमा होने लगेगा, और ज्यादा अमाउंट में जमा होने की वजह से ये हमारी बॉडी में एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, जिसे हम कहते हैं कीटोसिस। समझ में आया? एक बार दोबारा बता दीजिए सर। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो फैट है, फैट को जब बॉडी जलाना स्टार्ट करती है या फिर फैट से जब एनर्जी बनाना हमारी बॉडी शुरू करती है, तो फैट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये AOA लिखा है, यहाँ पे COA है। फैट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका रिएक्ट करेगा ऑक्सो एसिटिक एसिड के साथ और फिर बनाएगा एनर्जी। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रही है, स्पेशली ये जो ऑक्सो एसिटिक एसिड है, या फिर सिंपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों हमारी बॉडी में जमा होने लगते हैं, और ये जैसे जैसे हमारी बॉडी में जमा होंगे हमारी बॉडी में एसिड बढ़ता जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीटोसिस। समझ में आया? जी सर। ठीक है, एक बार आप फिर से पढ़ोगे इसे तो थोड़ा और क्लियर होगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे आपके साइंस के ही टर्म्स हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है।
लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा कि फैट से आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है जो रिएक्ट करता है ऑक्सोएसिटिक एसिड के साथ कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे तो ये दोनों रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और ये बॉडी में ही जमा होने लगेंगे। जब ये बॉडी में जमा होते जाते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिड बनता जाता है, क्योंकि इन दोनों का ही एसिडिक नेचर है और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। उसी कंडीशन को हम कीटोसिस कहते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो फैट के ऑक्सीडेशन के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट है इंडिस्पेंसेबिलिटी फॉर नर्वस सिस्टम। इंडिस्पेंसेबिलिटी का मतलब होता है अति आवश्यक। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी के लिए जरूरी है। हमारी बॉडी में एनर्जी हमें तभी मिलेगी जब हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। अब अगर हम कम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो एक बार को जो हमारे हाथ की मसल्स है उनको अगर कम एनर्जी मिल रही है तो एक बार को चल सकता है, लेकिन हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, उसको लगातार एनर्जी की सप्लाई चाहिए। अगर बहुत लंबे टाइम तक हमारा जो ब्रेन है उसे ग्लूकोज नहीं मिला तो मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इंडिस्पेंसेबिलिटी फॉर नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि बाकी शरीर को तो आप कार्बोहाइड्रेट को दो या ना दो, थोड़े टाइम के लिए जो डेफिशिएंसी है वो चल सकती है, लेकिन ब्रेन के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है रोल इन मसल्स। ये भी सेम वही चीज है, मसल्स को भी वर्क करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ही जरूरत होती है। तो अभी हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस, देख लिया। मेन एनर्जी प्रोडक्शन है, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट है, बाकी ये दोनों ही जस्ट एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा है उसी का वही थोड़ी सी अलग टर्म्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, ठीक है, डाइजेशन दो टाइप का होता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। आप में से कोई डिफरेंस बताएगा दोनों में? मैकेनिकल डाइजेशन वो मुंह में ही होता है आपके। कार्बोहाइड्रेट का तो होता है जो हम दांतों से चबाते हैं, और केमिकल जो हमारे पेट में जाके जो सब जूसेस और वो मिलेगा तो वो केमिकल होगा डाइजेशन। हाँ जी, वेरी गुड। तो क्या कार्बोहाइड्रेट का मैकेनिकल डाइजेशन पॉसिबल है? केमिकल डाइजेशन। हाँ सर, कार्बोहाइड्रेट है जो मुंह में टाइलिन के वजह से टूटता है कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो वो उसका केमिकल डाइजेशन हो सलाइवा गया। जो होता है। हाँ जी, तो कार्बोहाइड्रेट का पहले आपको मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन आपने सही बताया। पूनम जी, कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, दो तरीके के डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब मैकेनिकली हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, फिजिकली किसी चीज को तोड़ रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई रोटी का टुकड़ा है, उसे हम तोड़ रहे हैं या फिर चबा रहे हैं, तो वो फिजिकली टूट रहा है, लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो टूट नहीं रहे हैं। तो ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन से कोई भी चीज हमेशा मैकेनिकली या फिर फिजिकली ही टूटेगी। जैसे आपके पास कोई भी बड़ी चीज रखी हुई है, आप उसको हथौड़े से तोड़ रहे हो, तो वो एक सिंपल एग्जांपल हो गया मैकेनिकल डाइजेशन का। केमिकल डाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी चीज के केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ना। जैसे आपका नमक है तो नमक में से दो चीजें होती हैं, सोडियम और क्लोराइड। तो जो आपका केमिकल डाइजेशन है वो सोडियम को अलग करेगा और क्लोराइड को अलग करेगा। तो केमिकल डाइजेशन में आपके बॉन्ड वगैरह टूटते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर टूटता है किसी चीज का। और मैकेनिकल डाइजेशन में कोई भी चीज फिजिकल भौतिक रूप से टूटती है। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो मैकेनिकल डाइजेशन है, वो मैकेनिकल डाइजेशन तो होता रहेगा। जैसे हम रोटी को चबा रहे हैं तो रोटी टूट रही है, लेकिन वहां पे केमिकल डाइजेशन नहीं हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर बना रहेगा। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर टूटना कहाँ से शुरू होगा? जब कार्बोहाइड्रेट का केमिकल डाइजेशन शुरू होगा, जब एंजाइम्स उसे तोड़ना शुरू करेंगे। तो जो डाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड का मैंने आपको स्टार्च बताया था। जो आपका पॉलीसैकेराइड है वो टूटना शुरू होता है, जैसे अभी आपने बताया हमारा जो
सलाइवा है उसमें प्रेजेंट होता है टाइलिन और अल्फा एमाइलेज। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट को मुंह में ही तोड़ना शुरू कर देते हैं, मुंह में ही इनका केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आगे जाके आपका जो स्टमक है उसमें भी कुछ एंजाइम्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को और ज्यादा तोड़ते हैं। तो ये यहाँ पे टेबल है, इसको आपने ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है उसमें दो चीजें होती हैं, एक है अल्फा एमाइलेज, एक होता है टाइलिन। ये स्टार्च को तोड़ता है आइसोमाल्टोज, माल्टोज और माल्टोट्राइयोज में। मैंने आपको बताया था जब भी स्टार्च टूटना शुरू होगा तो जो बीच की स्टेज होगी हमेशा माल्टोज वाली स्टेज होती है। तो सबसे पहले जब मुंह में कार्बोहाइड्रेट टूटना शुरू हुआ, स्टार्च टूटना शुरू हुआ, तो पूरी तरह से नहीं टूटा, माल्टोज में वो टूटा। उसके बाद दूसरा हमारा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये बचे कुछ स्टार्च को फिर से माल्टोज वगैरह में तोड़ देता है। माल्टोज फिर से इंटरमीडिएट यानी कि बीच की स्टेज आ गई। उसके बाद हमारा जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो ग्लैंड है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। तो ये जो माल्टेज है, माल्टेज क्या करेगा, अभी तक जितना भी माल्टोज बना था टूट टूट के, उस माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। इसके अलावा जो लैक्टोज है, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। इसके अलावा जो सुक्रेज है वो सुक्रोज को फिर से तोड़ देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो जो डाइसैकराइड हैं वो भी अब टूटना स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक बार अगर हम फिर से देखें तो जो हमारा माउथ है वहां पे सलाइवरी ग्लैंड है, वो स्टार्च को पार्शियली तोड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तोड़ रहे हैं और थोड़ा बहुत टूट के स्टार्च से बन रहा है माल्टोज। पेनक्रियाज में भी जो स्टार्च है, पेनक्रियाज से जो जूसेस आते हैं वो भी स्टार्च को थोड़ा बहुत तोड़ते हैं माल्टोज में। लेकिन जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है उसमें सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि अभी तक जो भी बना था माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इन सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। समझ आया डाइजेशन की प्रोसेस? यस सर। और ये आपने ध्यान रखना है, ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज आपके इंटेस्टाइन में ही टूटेगा क्योंकि लैक्टेज कहीं और पे नहीं है। सुक्रोज आपके इंटेस्टाइन में ही टूटेगा क्योंकि सुक्रेज आपके कहीं और नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू होगा, तो आपने आप वहाँ पे टिक करोगे आपके माउथ से, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड में आपका अल्फा एमाइलेज है जो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आता है कि लैक्टोज कहाँ पे टूटता है, सुक्रोज कहाँ पे टूटता है, तो ये आपके इंटेस्टाइन में ही टूटना या फिर विघटित होना शुरू होते हैं क्योंकि लैक्टेज और सुक्रेज वहीं पे आपके प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अब टूट चुका है। अब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। आपने ये पढ़ा होगा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे ब्लड वेसल्स रहती हैं बहुत सारी, तो जो इंटेस्टाइन है वहां पे से ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स अब आगे जाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो एब्जॉर्ब होंगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट अब पूरी तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में जो टूट चुका है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। और ये जो एब्जॉर्ब करता है, इन सब का एब्जॉर्ब होने का जो रेट है वो अलग अलग रेट है। जैसे यहाँ पे वो यूनिट लिखी हुई है, जैसे जो आपका ग्लूकोज है वो 100 यूनिट उसका एब्जॉर्प्शन रेट है। इसके अगेंस्ट में जो गैलेक्टोज है उसका 110 एब्जॉर्प्शन रेट है, यानी कि वो ग्लूकोज से थोड़ा ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन रेट 43 है और जाइलोज का एब्जॉर्प्शन रेट 15 है, यानी कि जो फ्रक्टोज और जाइलोज है वो थोड़ा सा स्लो एब्जॉर्ब हो रहे हैं हमारी बॉडी में, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो हैं वो थोड़ा सा फास्ट एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो आपको ये यूनिट को ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि ये यूनिट तो हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन ये आप लोग ध्यान रखोगे
कि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो फ्रक्टोज की अपेक्षा ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। से ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एब्सॉर्ब एट अ फास्टर रेट देन फ्रक्टोज एंड पेंटोसेस आर एब्सॉर्ब स्लोली। जो ग्लूकोज है, जो गैलेक्टोज है, वो ज्यादा जल्दी एब्सॉर्ब होता है फ्रक्टोज के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ये ज्यादा जल्दी क्यों एब्सॉर्ब होता है, क्योंकि ये सिंपल डिफ्यूजन से एब्सॉर्ब होता है, और जो फ्रक्टोज है उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन में क्या अंतर है? डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज है ये आपकी इंटेस्टाइन है और इसके साथ में ये आपकी ब्लड वेसल जा रही है। तो जो ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है वो इंटेस्टाइन से सीधे ही ब्लड में जाएंगे, सीधे एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जो फ्रक्टोज है उसे हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करके फिर हमारे ब्लड वेसल्स में लेके जाती है। यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सीधे ही हमारे ब्लड में आ जाता है। लेकिन जो फ्रक्टोज है वो सीधे ब्लड में नहीं आ पाता है, हमारी बॉडी को एनर्जी यूज करनी पड़ती है उसको ब्लड में लाने के लिए, इसीलिए उसका एब्जॉर्प्शन स्लो है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है वो डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है, और जो आपका फ्रक्टोज है उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि बॉडी एनर्जी यूज कर रही है उसको ब्लड में लाने के लिए। तो एब्जॉर्प्शन क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब कार्बोहाइड्रेट में ये टर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के जो मोस्टली आएंगे वो या तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म से आते हैं। तो अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी वो समझ आई आपको? अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन है? सर इसका जो बायोटर्म है वो समझने में नॉन बायो बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर से हाँ, पढ़ने की जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा उनको बार बार ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की हैबिट नहीं है। जैसे जैसे आप इसको पढ़ना शुरू करोगे तो आपको फिर ये हैबिट में आ जाएगा। ये टर्म्स वगैरह थोड़ी सी मुश्किल है डाइट में, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई कीजिए, रिवीजन आप लोग करते रहोगे तो टर्म्स वगैरह भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। सर इसका नोट्स थोड़ा हिंदी